दोस्तों ये खेल नहीं है कि किसी से भी दिल लगा लेना, ये खेल नहीं है किसी से भी दिल लगा लेना, इसे याद रख लेना और मुझे भूल जाना। जी हाँ, मोल कॉन्सेप्ट को अपने दिल और दिमाग में बसा लेना। मेरी यादें आपके साथ रहें या ना रहें ये जरूरी नहीं है। जेईई और नीट के इस मायावी सिलेबस के अंदर अगर आप लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो यार इसे अपने दिल में बसा लेना। मोल कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। प्रीवियस सेशन में हमने मोल कॉन्सेप्ट के बेसिक पार्ट को जान लिया था। आज के इस प्यारे से सेशन में हम मोल कॉन्सेप्ट की कहानी को आगे बढ़ा रहे होंगे। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत सारी चीजें हम लोग जान रहे होंगे। प्यारी प्यारी बातचीत हमारी मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हो रही होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात, मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री में आपको इतना कंफर्टेबल बना देगा, इसे अगर आपने जान लिया तो फिजिकल केमिस्ट्री का डर आपके दिल और दिमाग से खत्म हो जाएगा। ठीक है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन यूनिटरी मेथड की मदद से, मोल कॉन्सेप्ट की मदद से इसके एप्लीकेशन पार्ट को यूज करते हुए आप कर पाएंगे। मजा आ जाएगा आपको। जीवन में आनंद ही आनंद, रसायन में पूरा रस भर जाएगा अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लिया। ठीक है, काफी कुछ तारीफ हो गई मोल कॉन्सेप्ट की। जीरो से हीरो बनना मोल कॉन्सेप्ट में बेसिक बातें लास्ट सेशन में हमने कर ली हैं। कौन कौन सी बातें हम लोग लास्ट सेशन में कर चुके हैं? लास्ट सेशन में 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। इस क्वांटिटी को जान चुके हैं। इतनी एंटिटीज को बोला जाता है 1 मोल। इतनी एंटिटीज को बोला जाता है 1 मोल। ये एंटिटीज कुछ भी हो सकती है। सिर में जो बाल हैं, इतने बालों को आप 1 मोल बोल सकते हो। इतने स्टार्स को 1 मोल स्टार्स आप बोल पाएंगे। इतने बनानास को 1 मोल बोल पाएंगे। इतने ऑरेंजेस को 1 मोल बोल पाएंगे। इतने मैंगोज को भी आप 1 मोल बोल पाएंगे। ठीक है, लेकिन रसायन में यार ये जो एंटिटीज होंगी, ये एटम्स हो सकती हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं। हाँ, एटम्स हो सकती हैं। ये एंटिटीज मॉलिक्यूल्स हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, जी हाँ, डेफिनेटली हो सकती हैं। क्लियर हुई बातें? ये सारी बातें आप क्लियर हुई। आयंस भी हो सकती हैं। जी हाँ, बात करें आयंस की, आयंस भी हो सकती हैं। लेकिन जो राज रह गया था लास्ट सेशन में, आखिरकार इतनी एंटिटीज को 1 मोल क्यों बोलते हैं? पहली बात तो ये नंबर जो है एवोगैड्रो भैया ने दिया था। ठीक है, एवोगैड्रो भैया ने नंबर प्रपोज किया था। एवोगैड्रो भैया को हम नमन करते रहे, इसलिए इस नंबर को Na से इंडिकेट किया जाता है। N स्टैंड्स फॉर नंबर, A स्टैंड्स फॉर एवोगैड्रो। एवोगैड्रो की याद में 6.022 इंटू 10⁻23 को हम लोग Na से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, इस प्यारे से नंबर को हम लोग Na से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। एक नंबर है, जैसे एक पेयर में कितनी चीजें होती हैं? 2। 1 डजन में 12 चीजें मिलती हैं। उसी प्रकार से 1 मोल का मतलब है इतनी एंटिटीज। ठीक है, किसी भी 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज वाले ग्रुप को हम क्या बोल रहे होंगे? 1 मोल बोल रहे होंगे। ये वाली कहानी आपको क्लियर है? अब सवाल ये उठता है, अगर किसी इंसान ने, एवोगैड्रो भी एक इंसान ही थे, साइंटिस्ट थे, वो बात अलग है, बट साइंटिस्ट भी इंसान ही तो बनते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट कौन बनते हैं? इंसान ही बनते हैं। जानवर तो बनते नहीं हैं, इंसान ही तो साइंटिस्ट बनते हैं। तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो नंबर है, ये एवोगैड्रो नाम के इंसान ने, साइंटिस्ट ने तो प्रपोज किया था। ठीक है ना यार? और अगर इस नंबर के बारे में एवोगैड्रो ने इतना सोच लिया था कि इसको अगर 1 मोल बोलेंगे तभी जाकर कुछ अच्छा होगा जीवन में, तभी जाकर कुछ अच्छा होगा। अच्छा होने का मतलब क्या है? कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। ठीक, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। अभी जो राज था, इससे पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। जो राज था, इसी को ही हम लोग 1 मोल क्यों बोलेंगे? इससे पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। अब इस राज को राज नहीं रहने देंगे। कैलकुलेशन कैसे आसान होंगी ये हम लोग जान रहे होंगे। ठीक है, ये जानने के लिए, राज से पर्दा उठाने के लिए हमें जानना होगा मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। जी हाँ,
इसको जानने के साथ ही हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। यूनिटरी मेथड को अप्लाई करने में हम लोग यार सक्षम हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, मोलर मास मतलब मोल का मास, एक मोल का मास, ठीक है। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स, एक मोल एटम का मतलब क्या है? एक मोल एटम का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। और कौन सी यूनिट में? इन ग्राम, ग्राम यूनिट में। इज कॉल्ड मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास। एक मोल एटम्स बोला जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। एक मोल एटम्स का मतलब इतने एटम्स होता है। अरे कोई भी चीज एक मोल इसके इक्वल होगी, हाँ, इतनी क्वांटिटी कोई तो एक मोल बोलते हैं, क्लियर है। तो एक मोल एटम्स का मास मतलब इतने एटम्स का मास, कौन सी यूनिट में? ग्राम यूनिट में। तो क्या बोला जाएगा इसे? ग्राम एटॉमिक मास तो बोल ही सकते हैं, साथ में इसको मोलर मास भी बोला जा सकता है। अब सवाल उठता है, एटम की रिप्रेजेंटेशन XAZ है। XAZ अगर एटम की रिप्रेजेंटेशन है तो इसका एटॉमिक मास तुम जानते हैं, ये ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा ये नहीं जानते हैं, मोलर मास क्या होगा ये नहीं जानते। लास्ट सेशन में हमने देखा था, इस रिप्रेजेंटेशन वाले एटम के लिए हम बोल सकते हैं जो एटॉमिक मास होगा ये खोपड़ियां में लिखे गए इस नंबर के इक्वल होगा और यूनिट होगी AMU। ग्राम में अगर आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से, इससे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ग्राम यूनिट में एटॉमिक मास ये होगा और AMU यूनिट में एटॉमिक मास ये होगा। जो एटॉमिक मास होता है ये एक एटम का मास होगा, हाँ, जो एटॉमिक मास होता है जो लास्ट सेशन में जिसके बारे में हमने यार डिटेल में बातचीत की है, ये एक एटम का मास है। लेकिन यहाँ तो मोलर और ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बातचीत करनी है। इसको जानने से ही तो हम जान पाएंगे ये मायावी नंबर कहाँ से आया है। वैसे तो बड़ा देखने में मायावी लगता, अद्भुत लगता है। हम होते तो क्या करते, कोई अच्छा सा नंबर लेते, लेकिन एवोगैड्रो ने ऐसा नहीं किया। दिमाग लगाकर, पूरी तिगड़मबाजी लगाकर यार ऐसा नंबर डिजाइन किया। कोई तो मकसद होगा, बिल्कुल। मकसद को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक देखें। फिलहाल एटॉमिक मास के ऊपर हमने एक बार फिर से चर्चा कर ली है। मास ऑफ 1 एटम, हाँ, मास ऑफ 1 एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक एटम का मास अगर हम फॉर्मूला को यहां जनरलाइज करना चाहें, ठीक है, ताकि और सभी एटम्स के लिए भी हम एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास या फिर बोल सकते हैं मोलर मास की बात करना चाहें, तो यहां पर देखिए क्या करेंगे हम लोग। कुछ ऐसा करेंगे जो आज तक आपने नहीं देखा, वैसा कुछ करने वाले। क्या करेंगे? मास ऑफ 1 एटम, एक एटम का मास ग्राम यूनिट में क्या होगा? इतना होगा। एक एटम का मास ग्राम यूनिट में क्या होगा? A इंटू रिप्रेजेंटेशन XAZ है तो A इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। एक एटम का मास इतने ग्राम होगा, ठीक है। एक मोल एटम्स की अगर बात की जाए तो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर एक मोल एटम्स की बात की जाए, मतलब इतने एटम्स की बात की जाए, तो इतने एटम्स का मास क्या होगा? इतने एटम्स का मास क्या होगा? इस नंबर से इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ, एक एटम का मास इतना है तो इतने एटम का मास कितना होगा? इसको हमें इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। लो भैया, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मोल की बात की गई तो मतलब इतने एटम्स के मास की बात की गई। एक मोल एटम का मास, इतने एटम का मास। एक बनाना 5 रुपीज का है तो बात की जाए 10 बनाना कितने रुपीज के होंगे, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलर मैनर में एक एटम का मास इतना है तो इतने एटम्स का मास कितना होगा? मल्टीप्लाई तो करना होगा इससे। मल्टीप्लाई किया। जब एवोगैड्रो भैया मोलर मास, ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे, उन्होंने देखा कि बार बार हर एटम के केस में हमें इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहां क्यों ना हम एक ऐसा मायावी नंबर डिजाइन करें, जो कि मल्टीप्लाई हो बार बार इसके साथ और इस कहानी को आसान बना दे। इसके साथ मल्टीप्लाई हो और जो मल्टीप्लिकेशन है ये 1 आ जाए। मल्टीप्लाई हो और जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या आ जाए? 1 आ जाए। और a जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा,
ए जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, a इंटू 1, a इंटू 1, ये हो जाएगा ए ग्राम, ए ग्राम। अरे वाह, अरे वाह, ये तो कहानी बिल्कुल सिंपल हो गई। हाँ, ये कहानी तो बिल्कुल सिंपल हो गई। कैसे? ये ऐसी सिंपल हो गई, एक्स ए जेड, एक्स ए जेड, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन है। एक एटम का मास, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास को हम लिख सकते हैं, खोपड़िया में लिखे गए इस नंबर के इक्वल क्या, एएमयू। एएमयू यूनिट में इतना होगा, और एएमयू को ग्राम में कन्वर्ट करना तो इससे मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, यानी एटॉमिक मास को देखते ही बता पाएंगे। ठीक है, और मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास को, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, यानी मास ऑफ 1 मोल एटम्स यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। एक मोल एटम्स का मास हम यार बता पाएंगे इस प्रकार से। देखिए कैसे बता पाएंगे, मोलर मास है, मोलर मास है ये, एक और नाम है इसका ग्राम एटॉमिक मास। हाँ, एक और नाम है ग्राम एटॉमिक मास। इसको देखते ही बता पाएंगे कैसे, ये तो कैपिटल ए ग्राम के इक्वल हमें मिल पाया है। एटॉमिक मास एएमयू, एएमयू एटॉमिक मास, और मोलर मास ए ग्राम। अरे वाह, हमें अलग से कुछ याद नहीं करना होगा। खोपड़िया में जो भी यहाँ क्वांटिटी दिख रही है, यही एटॉमिक मास और मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये क्वांटिटी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रही है, मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रही है। खोपड़िया में जो क्वांटिटी आप देख रहे हैं, ये एटॉमिक मास और मोलर मास को रिप्रेजेंट कर रही है। अरे वाह, मजा आ गया। हाँ, मजा आ गया। और क्या, कितना आसान काम किया एवोगैड्रो भैया ने, कितना आसान काम किया एवोगैड्रो भैया ने। अब कई बच्चे बोलेंगे आसान क्या है इसमें? आसान तो है। क्यों? हमें ठीक से एटॉमिक मास ही याद नहीं होते हैं। इतने सारे एलिमेंट्स के केस में डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होंगे, उनके एटॉमिक मास याद करना डिफिकल्ट होता है। अगर यहां पर एवोगैड्रो भैया से कोई भूल चूक हो जाती, अगर ये नंबर इतना अपने को प्रपोज नहीं करते एवोगैड्रो भैया, इतना नंबर डिजाइन नहीं करते एवोगैड्रो भैया, इससे कुछ बड़ा नंबर डिजाइन होता या इससे कुछ छोटा नंबर डिजाइन होता, तो ये जो मल्टीप्लीकेशन जो एग्जैक्टली 1 आई है, ये 1 नहीं आती। या तो 1 से ज्यादा मिलती या 1 से कम मिलती। मतलब जो क्वांटिटी 1 से ज्यादा होती, 1 से कम होती, जब इससे ए के साथ मल्टीप्लाई होती, तो जो नई क्वांटिटी हमारे सामने आती, कुछ नई क्वांटिटी सामने आएगी। हाँ, जब मल्टीप्लीकेशन 1 के इक्वल नहीं है, 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, तो जो भी क्वांटिटी 1 से ज्यादा यहां से मिल रही है, 1 से कम यहां से मिल रही है, वो जब इस ए के साथ मल्टीप्लाई होगी, वैसे केस में तो मल्टीप्लीकेशन है, ए नहीं आएगा, कुछ ए डैश आएगा। हाँ, अगर मल्टीप्लीकेशन कुछ ए डैश आएगा, मतलब एटॉमिक मास के लिए तो हमें इस ए को याद करना होगा, इस ए को याद करना होगा, और मोलर मास के लिए हमें कोई और नंबर ए डैश याद करना होगा। कब? जब 1 मोल इसके इक्वल नहीं है, किसी और चीज के इक्वल 1 मोल है, तब बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। एटॉमिक मास बहुत सारे अलग से याद करने होंगे, मोलर मास अलग से याद करने होंगे, चिंता का माहौल हो जाएगा, टेंशन का माहौल हो जाएगा। इतने सारे मास कैसे याद कर पाएंगे? तो एवोगैड्रो भैया ने सोचा कि यार अपने साथियों के लिए काम को आसान किया जाए। आप जैसे नन्हे मुन्ने बच्चे जो रसायन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए काम आसान किया जाए। तो उन्होंने आप लोगों के लिए ही 1 मोल इतना डिजाइन किया ताकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो और छूमंतर हो जाए चीजें। छूमंतर कैसे? ये मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाए और आपको मोलर मास ए ही मिल पाए। अंतर क्या होगा, फर्क क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा एटॉमिक मास और मोलर मास में? यूनिट का होगा बस। ठीक है, किसका डिफरेंस होगा? यूनिट का डिफरेंस होगा बस। एटॉमिक मास की यूनिट एएमयू होती है, मोलर मास की यूनिट ग्राम होती है। डिफरेंस बस यूनिट का होगा। एटॉमिक मास की यूनिट एएमयू होती है, मोलर मास की यूनिट क्या होगी? ग्राम होगी। हाँ, ए एटॉमिक मास के लिए भी ए, मोलर मास के लिए भी ए, यूनिट अलग है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इनमें ज्यादा कौन है, ग्रेटर क्वांटिटी कौन सी है? ग्रेटर तो यही है क्योंकि ये ग्राम में है और ये एएमयू में है। एएमयू तो बहुत छोटी यूनिट होती है, ठीक है ना यार। ग्रेटर तो ये, और वैसे भी इतने सारे एटम का मास है ये, 1 मोल एटम का मास, ये तो एक ही एटम का मास है। ज्यादा एटम का मास बड़ा होगा। ऐसी कंफ्यूजन अपने दिल में नहीं पाल ली, ठीक है। चले आगे फिर, चलिए
ये तो जान लिया। 1 मोल आखिरकार एवोगैड्रो भैया ने इतना ही क्यों डिजाइन किया, क्या फायदा हुआ इससे? इससे ये वाली कैलकुलेशन आसान हो गई, इससे ये वाली कैलकुलेशन हमारी आसान हो गई। चले आगे फिर। 1 मोल किसके इक्वल है? क्लियर है। क्यों इक्वल है ये भी क्लियर है। तो चलिए फिर आगे चल रहे होंगे, बात कर रहे होंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की, बात कर रहे होंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की। ठीक है, हर किसकी बात कर रहे होंगे? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स की। नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कितने फॉर्मूला है? 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब नॉर्मली टीचर क्या करते हैं, बोल देते हैं, पटक देते हैं फॉर्मूलाज को कि भैया करो याद, जबरदस्ती याद करो। पीछे का लॉजिक, पीछे की कहानी क्या है वो बताते नहीं है। तो बच्चों की वो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, जो इमोशन होते हैं, वो बाहर आते नहीं है। ठीक है, तो यहां मैं क्या करने वाला हूं, आपको यार टेक्निकली समझाने वाला हूं कि 3 फॉर्मूला आए कहां से। जैसे पहला फॉर्मूला आपने 9th-10th क्लास में भी ये देखा होगा, इसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं तो आप 9th-10th क्लास से लेकर MSc PhD तक जितनी भी आगे तक आप चले जाएं, केमिस्ट्री के साथ आप डील कर रहे हैं, जब भी केमिस्ट्री में कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो आज ही कर लो यार ये काम, इसको अच्छे से आज ही समझ लो। नंबर ऑफ मोल्स का ये वाला जो शानदार फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास हाँ, इंपॉर्टेंट बात ये है, जो गिवन मास ये ग्राम में होना चाहिए, ये ग्राम में होना चाहिए। मोलर मास ये भी ग्राम में होना चाहिए, मोलर मास ये भी ग्राम में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है, कैसे, ये कहां से आया है? धरती ने जन्म दिया है या फिर आसमान से टपका है? भैया यूनिटरी मेथड से आया है। जोश जोश में यार होश नहीं खोने चाहिए। तो ध्यान से देखिए फिर, ये फॉर्मूला कहां से आया है? यूनिटरी मेथड से आया है। एक तरफ लिखिए मास, ठीक है, मास और मोल की हमें बात करनी है। एक तरफ लिखिए मास, ठीक है, लिख लिया, एक तरफ मास लिखिए, दूसरी तरफ आप मोल्स लिखिए, दूसरी तरफ आप क्या लिखिए? मोल्स लिखिए। एक तरफ आपने मास लिख दिया, दूसरी तरफ हमने मोल्स लिख दिए। ठीक है, कोई आर्बिट्री मास, गिवन मास मान लेंगे m है और मोलर मास मान लेंगे कैपिटल M है। ठीक है, क्लियर हुई बात? कोई आर्बिट्री मास हम स्मॉल m मान लेंगे और मोलर मास को मैं कैपिटल M मान लेंगे। अब जरा मुझे बताइए, अगर मास मोलर मास के इक्वल है जो कि कैपिटल M है, मास मोलर मास के इक्वल है, मोलर मास के इक्वल है, ग्राम एटॉमिक मास है जो कि कैपिटल M है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? 1 मोल का मास होता है, तो हाँ 1 मोल का मास यानी इतने एटम्स का मास, इतने एटम्स को ही तो 1 मोल बोलते हैं। या 1 मोल का मतलब इतना ही तो होगा, हाँ इतने एटम्स ही तो होगा 1 मोल का मीनिंग। क्लियर है बात? तो मोलर मास के इक्वल अगर मास है तो कितने मोल का मास है? नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? इसका मतलब कितने मोल का मास है? मोलर मास अगर कैपिटल M है, ये कितने मोल का मास है? ये 1 मोल का मास है, ये 1 मोल का मास है। ठीक है, अगर मास 1 है, अगर मास 1 ग्राम है, अगर मास 1 ग्राम, मोलर मास की यूनिट ग्राम होगी। ठीक है, तो अगर हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई करें, अगर मास 1 ग्राम है तो ऐसे केस में मोल कितना होगा? 1 बाय कैपिटल M। अगर कोई आर्बिट्री मास स्मॉल m है, कोई भी आर्बिट्री मास गिवन मास अगर स्मॉल m है, अगर कोई आर्बिट्री मास गिवन मास स्मॉल m है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? कोई भी आर्बिट्री मास स्मॉल m है तो ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल्स होंगे, स्मॉल m से मल्टीप्लाई करना होगा 1 बाय कैपिटल M को। ये लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स इतने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इतने होंगे, मतलब गिवन मास न्यूमरेटर में आएगा और मोलर मास डिनोमिनेटर में आएगा। अरे वाह, ये जो नंबर ऑफ मोल्स का जो फॉर्मूला है, ये यूनिटरी मेथड से हमने वैलिडेट कर लिया है, वेरीफाई कर लिया है। इसमें कोई टेंशन? अरे नहीं है टेंशन, तो आगे चलते हैं फिर। फॉर्मूला नंबर 1 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फॉर्मूला नंबर 1 के साथ आप जान पहचान बना ले। पूरी रसायन में हम ये वाला फॉर्मूला काफी बार यूज कर रहे होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर्स में जहां पर कैलकुलेशन की बातचीत हो रही होगी, वहां पर हम लोग इस फॉर्मूला को यूज में ला रहे होंगे। क्लियर है? अब फॉर्मूला नंबर 2 की बारी है। अब फॉर्मूला नंबर 2 की बारी है। देखिए फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहेगा, देखिए फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है।
फॉर्मूला नंबर 2 कहता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहां पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, ये फॉर्मूला नंबर 2 है, ठीक है। और ये पार्टिकल जो होंगे, अभी एटम के नंबर ऑफ मोल हम लोग कैलकुलेट करना जान रहे हैं, सीख रहे हैं। ये पार्टिकल क्या होंगे, एटम्स होंगे। कैसे, देखिए, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल, ध्यान से सुनना मेरी बात, नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल Na है, नंबर ऑफ पार्टिकल Na है, तो इसका मीनिंग क्या, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं, एक मोल का मतलब ही इतने पार्टिकल्स होता है। अब रिवर्स सोचे, रिवर्स साइकोलॉजी से अगर हम सोच रहे हैं, एक मोल का मतलब इतने पार्टिकल है, तो इतने पार्टिकल का मीनिंग क्या होगा, इतने पार्टिकल का मीनिंग क्या होगा, एक मोल का मतलब इतने पार्टिकल होता है, ठीक है। तो इतने पार्टिकल का मीनिंग क्या है, इतने पार्टिकल का मीनिंग है 1 मोल, इतने पार्टिकल का मीनिंग है 1 मोल, ठीक है। अब देखिए, अगर पार्टिकल का नंबर 1 हुआ, पार्टिकल का नंबर 1 हुआ, तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, पार्टिकल का नंबर 1 हुआ तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 1/Na, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, 1/Na। पार्टिकल का नंबर अगर कोई आर्बिट्री नंबर मान लेते हैं x है, पार्टिकल का नंबर कोई आर्बिट्री नंबर मान लेते हैं x है, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे, Na पार्टिकल 1 मोल, 1 पार्टिकल 1/Na मोल, पार्टिकल का नंबर कोई आर्बिट्री नंबर x है, कुछ भी मान लो, x मान लिया हमने, तो नंबर ऑफ मोल कितने होंगे ऐसे केस में, पार्टिकल का नंबर अगर हमारे पास है, अगर x मोल, कितने मोल होंगे, x/Na, पार्टिकल का नंबर x है, तो क्या किया, देखिए x से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, तो यहां से हमें मोल कितना मिलते हैं, x/Na। x क्या है, x आर्बिट्री नंबर है पार्टिकल्स का, x क्या, x आर्बिट्री नंबर है पार्टिकल्स का, Na से डिवाइड करने पर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। ये यूनिटरी मेथड भी आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। Na पार्टिकल्स बोले तो 1 मोल, ये क्लियर है, हाँ ये तो मोल की डेफिनेशन है भैया, 1 मोल का मतलब है Na पार्टिकल्स है। रिवर्स सोचे, Na पार्टिकल का मीनिंग 1 मोल, 1 पार्टिकल तो 1/Na मोल। और आर्बिट्री नंबर कुछ भी अगर पार्टिकल का है, x पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, आर्बिट्री नंबर कुछ भी है, x पार्टिकल्स की अगर हम बात करें, तो मोल कितने होंगे, x/Na मोल होंगे, कितने मोल होंगे, x/Na मोल होंगे, ठीक है। तो x/Na का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल x है और Na एवोगैड्रो नंबर है, इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे होंगे, इससे हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे होंगे। ये नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला नंबर 2 है। आई होप फॉर्मूला नंबर 2 में भी आपने यार बड़ी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग बना ली होगी, इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं है। तो चलिए फिर आगे चले, कहानी को आगे लेकर जाएं, आगे तक बढ़ाएं। कई बार हमें गैसियस फॉर्म में एटम्स मिलते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, तो ये तमाम गैसेस हैं। इनके लिए एक शानदार फॉर्मूला है, फॉर गैसेस, ओनली फॉर गैसेस दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस। ये फॉर्मूला गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल होगा, गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। क्या कहता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहता है नंबर ऑफ मोल्स को आप इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर पाओगे, अगर वॉल्यूम गैस के आपके पास है। कैसे, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन अ लीटर, इन लीटर्स, ठीक है, इन लीटर्स एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाय, या लोचा रहता है। काफी सारे लोग कहते हैं 22.4 से डिवाइड किया जाएगा, काफी सारे लोग कहते हैं 22.7 से डिवाइड करना होगा। मेरा क्या मानना है, मेरा तो वही मानना है जो एक्चुअल में होता है, वही मानना है, 22.7 से डिवाइड करना होगा।
कई बच्चे बोलेंगे सर ये एसटीपी क्या है, हमें तो ये नहीं पता। तो देखिए पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पुराने टाइम में जो एसटीपी कंडीशन हुआ करती उसके अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन होती थी वहां पर 22.4 लिखना सही था, कहाँ, डिनोमिनेटर में। अब आजकल एसटीपी को क्या कर दिया गया है, एसटीपी को रिवाइज कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो ये 22.4 से जो डिनोमिनेटर है ये चेंज होकर 22.7 हो गया है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो लेटेस्ट कन्वेंशन है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की जो लेटेस्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग यार 22.7 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, इसके पीछे काफी सारे राज छिपे हुए हैं। कुछ से पर्दा हम अभी उठा देंगे और कुछ से पर्दा हम गैसियस स्टेट चैप्टर के अंदर उठा रहे होंगे। फिलहाल एसटीपी का मीनिंग जान रहे होंगे, काफी सारे बच्चे तो एसटीपी का मीनिंग ही नहीं जानते। एसटीपी बोले तो क्या, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, ये है एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ठीक है, तो आजकल जो एसटीपी है और पहले जो एसटीपी हुआ करती उन दोनों में डिफरेंस है। जो न्यू एसटीपी है, न्यू एसटीपी है और जो ओल्ड एसटीपी है, डिफरेंस है इसमें। क्या डिफरेंस है, न्यू एसटीपी के अकॉर्डिंग यार प्रेशर होगा 1 बार और टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग प्रेशर होगा 1 atm, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। ठीक है, इसकी वजह से जो 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम आती है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस कैसे कैलकुलेट होगी, गैस इक्वेशन से कैलकुलेट होगी। वो हम गैसियस स्टेट चैप्टर के अंदर जान रहे होंगे या इस चैप्टर में थोड़ा सा आगे चलकर हम लोग जान रहे होंगे। ये गैसियस इक्वेशन से कैलकुलेट होगी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, या हमें वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मिलती है, कोई भी गैस हो 1 मोल गैस मिलती है। क्या, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस मिलती है 22.7 लीटर्स। ठीक है, और ओल्ड एसटीपी के अकॉर्डिंग जब ये वाली कंडीशन थी तो 1 मोल गैस की जो वॉल्यूम, कोई भी 1 मोल गैस का हो, उसकी जो वॉल्यूम होगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, 1 मोल गैस जो मिल रही थी 22.4 लीटर मिल रही थी। ठीक है, इसलिए आजकल यहां पर 22.7 मिलता है। 1 मोल गैस की वॉल्यूम से हमें इस वॉल्यूम को डिवाइड करना होगा तभी नंबर ऑफ मोल मिल पाएंगे। और पहले 1 मोल गैस की वॉल्यूम इस कंडीशन के अंदर 22.4 मिल रही थी, तो इसलिए पहले 22.4 से डिवाइड करने पर आंसर मिल रहा था। किसको डिवाइड करने पर, वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी को 22.4 से डिवाइड किया जाता था पुराने टाइम में। लेकिन आजकल नहीं, आजकल तो यार एसटीपी कंडीशन को रिवाइज कर दिया गया है, 22.4 से चेंज करके इसको कितना बना दिया गया, 22.7 बना दिया गया है। तो आजकल हम लोग यार इस फॉर्मूला को यूज में ला रहे होंगे। अगर कहीं पर ये वाली कंडीशन दे रखी हो तो ऐसे केस में आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। यू में अप्लाई number of moles is equal to volume of gas in liters at 0 degree centigrade and 1 atm pressure divided by 22.4। हाँ, यहाँ कंडीशन जो है देखना, प्रेशर 1 बार नहीं है, प्रेशर 1 atm है। जब प्रेशर 1 atm होगा तो 22.7 की बजाय क्या मिल रहा होगा, 22.4 मिल रहा होगा। चलिए, ये सारी कहानी तो हमने देख ली। अब इस 22.4 या 22.7 से आखिरकार हमने डिवाइड ही क्यों किया, क्या प्रूफ है इसका, इसका प्रूफ भी जान लेंगे। हाँ, जब इतना सब कुछ जान लिया है तो इसका प्रूफ जानना भी हमारे लिए जरूरी है। इसका प्रूफ भी हम जान लेंगे। देखिए, इसका प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। 22.7 लीटर जो वॉल्यूम है, ये किसकी वॉल्यूम है, ये 1 मोल गैस की वॉल्यूम है। तो अगर हम वॉल्यूम को यहां लिख दें, वॉल्यूम को यहां लिख दें और नंबर ऑफ मोल की बात यहां कर लें, वॉल्यूम को यहां लिख दें, नंबर ऑफ मोल की बात यहां कर लें। वॉल्यूम देखिए है 22.7 लीटर, इतनी वॉल्यूम है। कितने मोल की वॉल्यूम है, इतनी 1 मोल की वॉल्यूम है।
ये 1 मोल की वॉल्यूम है, ये 1 मोल की वॉल्यूम है, ठीक है, ये 1 मोल की वॉल्यूम है। 1 लीटर वॉल्यूम कितने मोल की वॉल्यूम होगी? अगर यूनिटरी मेथड अप्लाई करें तो 1/22.7, ठीक है। 1 लीटर वॉल्यूम कितने मोल की होगी? यहां से नंबर ऑफ मोल इतने मिल रहे होंगे। अगर कोई वॉल्यूम आर्बिट्री वॉल्यूम y लीटर हो तो y लीटर के कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ मोल कितने मिल रहे होंगे? अगर कोई आर्बिट्री वॉल्यूम y हो तो इस क्वांटिटी को y से मल्टीप्लाई करना होगा। 1/22.7 को y से मल्टीप्लाई करना होगा। यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे होंगे इस प्रकार से y डिवाइडेड बाय 22.7, y डिवाइडेड बाय 22.7। आर्बिट्री वॉल्यूम को हमें 22.7 से डिवाइड करना होगा, ठीक है ना। जैसे हमने यहां डिवाइड किया, आर्बिट्री वॉल्यूम को 22.7 से डिवाइड करना होगा, तब जाकर हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे होंगे। तो इसका प्रूफ भी हमने देख लिया, इसका प्रूफ भी हमने देख लिया। इतना लीटर वॉल्यूम 1 मोल गैस की है, ठीक है। 1 लीटर वॉल्यूम में मोल इतने होंगे। कोई आर्बिट्री वॉल्यूम y हो तो नंबर ऑफ मोल इतने होंगे। मतलब आर्बिट्री वॉल्यूम को किससे डिवाइड करना होगा? लेटेस्ट एसटीपी कंडीशन के अकॉर्डिंग 22.7 से डिवाइड करना होगा वॉल्यूम को। यहां से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल पाएंगे। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स पता करने के ये 3 तरीके हमारे हाथ लग चुके हैं। क्या इसके अलावा भी हायर केमिस्ट्री के अंदर कोई और तरीका होगा, कोई और मेथड होगा जिससे हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर पाएंगे? जी नहीं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के चाहे आप पीएचडी कर लें, यही 3 तरीके होंगे, ये 3 फॉर्मूला होंगे। पहला फॉर्मूला क्या है? गिवन मास या मास बाय मोलर मास, मास बाय मोलर मास दोनों ग्राम में होने चाहिए, देख चुके हैं। दूसरा मेथड क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल बोले तो एटम, हाँ एटम के नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स बाय एन, ये भी नंबर ऑफ मोल के लिए एक तरीका है। सेम सैंपल के लिए तीनों फॉर्मूला अप्लाई करें। हाँ, नंबर ऑफ मोल जब सेम होंगे सेम सैंपल के केस में, चाहे इस फॉर्मूला को अप्लाई करके फाइंड कर लो, चाहे इस फॉर्मूला को अप्लाई करके फाइंड कर लो, या फिर अगर गैसियस एटम्स का सैंपल है तो इसको भी अप्लाई किया जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी। अगर सेम नंबर ऑफ मोल्स मिल रहे होंगे सेम सैंपल के केस में, अगर हमने अप्लाई किया है तो इन तीनों को इक्वेट भी किया जा सकता है। जी हाँ, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आएगा, हमें इनको इक्वेट करने की जरूरत भी होगी। बिल्कुल डेफिनेटली हमें इनको इक्वेट करने की जरूरत भी होगी, इक्वेट करना भी पड़ सकता है, इक्वेट करना भी पड़ सकता है। तो इक्वेट करके भी मैंने आपको दिखा दिया है। क्वेश्चन कितने प्रकार के बन सकते हैं? काफी टाइप के बन सकते हैं। मास दिया हो, मोलर मास से डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल निकालने हो, नंबर ऑफ एटम्स दिए हो, Na से डिवाइड करते हुए नंबर ऑफ मोल से निकालने हैं, गैस की वॉल्यूम दी हो 22.7 से डिवाइड करते हुए नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन तो सिंपल हुआ कि या तो इस फॉर्मूला या इस फॉर्मूला को यूज करने पर बेस्ड होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये बन सकता है, जरूरत पड़ सकती है इसको इससे इक्वेट करने की, मतलब मास हम पुट कर दे, नंबर ऑफ एटम्स का पता लगा लें, या फिर नंबर ऑफ एटम्स पुट कर दें, मास का हम पता लगा लें। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या फिर इन दोनों को इक्वेट करने की जरूरत भी हमें पड़ सकती है। एटम का नंबर हमें जानना हो, वॉल्यूम हम यहां पुट कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम को पुट कर देंगे, एटम का पता लगा लेंगे, एटम को यहां डाल देंगे, यहां पुट कर देंगे एटम्स को, वॉल्यूम के बारे में जान लेंगे। ये भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। इन दोनों को इक्वेट किया, इन दोनों को इक्वेट किया, तो इन दोनों को भी तो इक्वेट करना पड़ सकता है। हाँ, डिमांड क्वेश्चन में ये भी तो आ सकती है, मास ना दिया हो, वॉल्यूम पता हो, या फिर वॉल्यूम ना दी हो, मास पता हो, तो इनको भी आपस में इक्वेट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन अलग अलग से इन फॉर्मूला पर बेस्ड मिल सकता है। 2 के कॉम्बिनेशन में हमें इनको इक्वेट करते हुए, यूज करते हुए, 2 फॉर्मूला को यूज करते हुए बन सकता है। इन दोनों को इक्वेट करो, इन दोनों को इक्वेट करो, या फिर इन दोनों को इक्वेट करो, ठीक है। ये क्वेश्चंस में हम लोग देख रहे होंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट में इस प्रकार के सिंपल सोबर क्वेश्चन बन पाएंगे। ये तो वह एटम की कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन का टाइप। ऐसा भी तो हो सकता है एटम में पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कैलकुलेशन करने हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है।
एटम के अंदर पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स की हमें कैलकुलेशन करनी हो, ऐसा डेफिनेटली हो सकता है। तो कैसे कर रहे होंगे कैलकुलेशन? देखिए कैलकुलेशन कैसे कर रहे होंगे, इसके लिए बड़ा सिंपल है। एक्स ए जेड अगर हमारे पास देखना एटम की रिप्रेजेंटेशन है, आपको क्या करना है, जिस भी रिप्रेजेंटेशन वाले एटम के ऊपर हमें कमेंट करना, उसके अगर हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, उसके अगर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में जानना, तो बड़ा सिंपल है। एक एटम के अंदर कितने सब एटॉमिक पार्टिकल किस प्रकार से मिलते हैं उस पर कमेंट कर लो। जेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, न्यूट्रल एटम का केस है, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर जेड प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर जेड है, उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन ए माइनस जेड होंगे, न्यूट्रॉन ए माइनस जेड होंगे, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स, ए माइनस जेड न्यूट्रॉन्स। क्लियर हुई बात? अरे बात क्लियर हुई। एक एटम का केस है तब ऐसे हालात हैं, एक एटम का केस है तब ऐसे हालात हैं। अगर हम एक मोल मान लें इसको, ठीक है, यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लें, एक मोल मान लें इसको, एक मोल मान लें। एक एटम है तो जेड इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको एक मोल मान लिया है, इसको एक मोल मान लिया है, तो ये जेड मोल हो जाएंगे। इसको एक मोल मान ले, ये भी जेड मोल हो जाएंगे। अरे 1 है तो जेड है, एक मोल ये है, तो यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए, जेड मोल ये हो जाएंगे। जब ये एक मोल है तो ये ए माइनस जेड है, ए माइनस जेड मोल है, ठीक है। ये एक है तो ए माइनस जेड है, तो एक मोल हुआ तो कितने होंगे, ए माइनस जेड मोल होंगे इसके। 1 है ये तो ये माइनस जेड न्यूट्रॉन है। 1 मोल है तो देखना ए माइनस जेड मोल, ए माइनस जेड मोल, ए माइनस जेड मोल। क्लियर हुई बात? ये कहानी क्लियर हुई, इसमें कोई डाउट तो नहीं। मोल की बात कर ली, पार्टिकल को हमने जान लिया, मोल की बात कर ली, मोल की टर्म्स में हमने इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को जान लिया। अब क्या करें? नंबर ऑफ मोल्स पता है तो अब क्या करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स को और किस प्रकार से लिखा जा सकता है? देखिए अगर इनके मोल पता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय Na, बाय Na। नंबर ऑफ मोल्स को Na से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे। और ये तो आपको एक मोल के कोरस्पॉन्डिंग पता है। तो एक मोल अगर एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, आपको इनके नंबर ऑफ मोल्स को, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? अगर आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का नंबर चाहिए तो Na से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है बात? नंबर ऑफ मोल्स अगर आपके पास हैं, आप इनके नंबर पर कमेंट करना चाहते हैं तो Na से मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन क्या ये बात जरूरी है एटम का एक ही मोल होगा? नहीं, एटम के तो कितने मोल भी हो सकते हैं, अल्फा मोल्स हो सकते हैं, अल्फा मोल्स हो सकते हैं, अल्फा मोल्स हो सकते हैं। तो एटम के एक मोल के कोरस्पॉन्डिंग इतने मोल इलेक्ट्रॉन है, इतने मोल प्रोटॉन है, इतने मोल न्यूट्रॉन है। एटम के मोल अगर अल्फा हो जाए तो अल्फा से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। अल्फा मोल हो जाए तो Z इंटू अल्फा मोल इलेक्ट्रॉन के होंगे, Z इंटू अल्फा मोल ही प्रोटॉन के होंगे, Z इंटू अल्फा नहीं आएगा यहां पर, A माइनस जेड अगर यहां है तो A माइनस जेड इंटू अल्फा मोल न्यूट्रॉन के हो जाएंगे। बिल्कुल इतने मोल न्यूट्रॉन के हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? और अगर अल्फा मोल एटम के, एटम की आर्बिट्री मोल अल्फा है, ठीक है, तो इतने मोल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अब कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर अगर आप कमेंट करना चाहते हैं अब तो Na से मल्टीप्लाई करना होगा इन मोल को। हाँ, नंबर ऑफ मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो, पार्टिकल्स का नंबर मिल जाएगा। इसको Na से मल्टीप्लाई कीजिए, Na से मल्टीप्लाई कीजिए। इतने आपको क्या मिल गए? इतने आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। इतने आपको क्या मिल गए? इतने आपको इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, ठीक है। इसको भी Na से मल्टीप्लाई कीजिए, इतने आपको क्या मिल गए? इतने आपको प्रोटॉन्स मिल गए, ठीक है। इसको भी Na से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको भी Na से मल्टीप्लाई कीजिए। अरे किया क्या? A माइनस जेड इंटू अल्फा इंटू Na,
इतने क्या मिल गए आपको, इतने आपको न्यूट्रॉन्स मिल गए। इतने आपको क्या मिल गए, इतने आपको न्यूट्रॉन्स मिल गए। ठीक है, और अल्फा कैसे फाइंड करना है, अल्फा कैसे फाइंड करना है, मास बाय मोलर मास, इससे फाइंड किया जा सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एन, नंबर ऑफ एटम्स बाय एन, हाँ एटम्स के मोल आपको पता करने हैं तो इससे भी फाइंड किया जा सकता है। गैसियस एटम के केस में वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7 डिवाइडेड बाय 22.7, यहाँ से भी अल्फा फाइंड किया जा सकता है। या तो नंबर ऑफ मोल्स एटम्स के आपको दे रखे होंगे या फिर आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फाइंड कर लेंगे और इस अल्फा को यहाँ पुट कर देंगे। रिप्रेजेंटेशन से आपको ए और जेड का पता चल जाएगा। ठीक है, जेड की वैल्यू डाल देंगे, ए माइनस जेड आप पुट कर देंगे, अल्फा यहाँ से पुट कर देंगे, एन आप जानते हैं। तो अलग अलग से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का भी पता चल जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ये हमने कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात की यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की कैलकुलेशन की बात कर ली है यूजिंग मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर हुई बातचीत क्लियर हुई। जनरलाइज कर दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या फॉर्मूला सामने आया है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला सामने आया है। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन एटम इनटू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स ही काम कर दें, इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। क्लियर है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन एटम इनटू नंबर ऑफ मोल्स, हाँ इससे आपको प्रोटॉन के मोल मिल जाएंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन एटम इनटू नंबर ऑफ मोल्स, हाँ ऐसा कर दें, इसके नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे। क्लियर है। अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करनी है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है, इलेक्ट्रॉन के मोल की बात करनी है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स, एटम के कितने मोल है। ये काम कर दो आपको इलेक्ट्रॉन के नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर आपको बात करनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करनी है तो इलेक्ट्रॉन के मोल को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर आपको बात करनी है तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो मोल को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, Na से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात करनी तो एडिशनली Na से मल्टीप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है तो क्या करना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, अल्फा से मल्टीप्लाई किया गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स इनटू Na से एडिशनली मल्टीप्लाई करना होगा। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। हाँ, प्रोटॉन के लिए भी सिमिलर मैनर में आप बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोटॉन के लिए भी आप सिमिलर मैनर में बोल सकते हो। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे न्यूट्रल एटम के केस में उतने ही प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर एटम, एक एटम में कितने प्रोटॉन है, इनटू नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम, एटम के कितने मोल है। ठीक है। हाँ, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पर कमेंट करना है, प्रोटॉन के मोल नहीं फाइंड करने, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने हैं, तो फिर आपको क्या करना होगा, एवोगैड्रो नंबर से डायरेक्टली आपको मल्टीप्लाई करना होगा। एवोगैड्रो नंबर Na से इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर एटम जो कि Z है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम जो कि अल्फा है, इनको Na से मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन मिल जाएंगे। सिमिलर मैनर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर भी कमेंट किया जा सकता है। पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स की हम बात कर रहे होंगे।
प्रोटॉन्स की बात कर ली, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ली। अब हम नंबर ऑफ मोल ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर एटम A माइनस जेड, हाँ इसको अल्फा से मल्टीप्लाई किया गया इनटू अल्फा क्या है, नंबर ऑफ अल्फा क्या है, ये अल्फा क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम्स। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए, मोल नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा, मोल नहीं चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर एटम को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना चाहते हैं, एक सैंपल दिया हुआ है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर एटम को नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना होगा, एटम के नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना होगा और इनटू एन करना होगा, इनटू एन करना होगा। यहां से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, यहां से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो मोल कॉन्सेप्ट की मदद से कैलकुलेशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम्स के ढेर पर कमेंट किया जा सकता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, कितने न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, फाइंड कर लेंगे। यूनिटरी मेथड और कुछ नहीं है। वैसे तो ये बात बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि यार क्वेश्चन आ जाए तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो इसलिए सिंप्लीफाइड वे में मैंने आपके सामने मेथड को पेश कर दिया है। उम्मीद है क्वेश्चन आएगा तो आप उसको देख लेंगे, हाँ अपने तरीके से आप उसको देख लेंगे। और मोल कॉन्सेप्ट के तीनों फॉर्मूला देखना ना भूलें, तीनों फॉर्मूला अलग अलग से देखना ना भूलें, और फिर लास्ट में इन तीनों की कहानी को यार जोड़ भी देना। ठीक है, इस प्रकार से तीनों को रिलेट करते हुए जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको एनालाइज भी कर लेना, अपने दिमाग में बसा लेना। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात, नोट कर लिया है, नोट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको थ्योरी बता रहा हूंगा, कम क्वेश्चन के साथ हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लेकिन उससे अगला जो सेशन होगा वह प्योरली एंड प्योरली बेस्ड ऑन प्रैक्टिस ऑफ मोल कॉन्सेप्ट होगा। हाँ, मोल कॉन्सेप्ट की हम उस सेशन के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बेबाक तरीके से ढेर सारे क्वेश्चंस को हम यार अटेम्प्ट कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात है। तो आज का सेशन रिलेटिवली छोटा है, जल्दी से हमने मोल कॉन्सेप्ट की फॉर्मूलाज को देख लिया है, मोल कॉन्सेप्ट की कहानी को हमने जल्दी जल्दी बयां कर लिया है। अगला सेशन लंबा होगा, लाइव सेशन होगा। आज मुझे कहीं जाना था तो इसलिए सेशन को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। उम्मीद है सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, बिल्कुल एक एक बात आपके दिल में जाकर लगी होगी। अगर आपने दिल और दिमाग में सारी तमाम बातें बसा ली हैं तो आगे का सफर आपके लिए सुगम होगा। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग यार जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पर एंड। जल्द ही लाइव सेशन में मुलाकात हम लोग कर रहे होंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।